नमस्कार। मिड एज हेल्थ क्लब की प्रेसिडेंट मैं वृंदा मावलंकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का सब्जेक्ट है बेनिफिट्स ऑफ नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी को प्राकृतिक चिकित्सा, कुदरती उपचार, निसर्गोपचार इन नामों से भी जानते हैं और नेचुरोपैथी एक ड्रगलेस थेरेपी है। हमारी सृष्टि जो है पंचमहाभूतों से बनी हुई है और मनुष्य प्राणी भी पंचतत्व से बना हुआ है। और जैसे आपको मालूम है कि कौन से पंचतत्व होते हैं, तो वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और हमारे ये शरीर में पांच जो उंगलियां होती है, इसके ऊपर भी ये पंचतत्व शामिल होते हैं। मतलब ये हमारा जो अंगूठा है, इसके ऊपर अग्नि तत्व होता है। ये जो है, इसके ऊपर वायु का तत्व होता है और इसके ऊपर आकाश का तत्व होता है और ये पृथ्वी का तत्व होता है ये अंगुली के ऊपर। और ये सबसे छोटी जो होती है, इसके ऊपर जल का तत्व होता है। जैसे कि इन तत्वों का, पंचतत्वों का आधार लेकर शरीर की आंतरिक सफाई करके और बिना औषध से व्याधि मुक्त होना और आरोग्य संपन्न जीवन प्राप्त होना, ये उपचार पद्धति को नेचुरोपैथी कहते हैं। मैंने अभी कहा आपको पंचतत्व का आधार मतलब जो आकाश का तत्व, उसी का सहारा लेके हमें करना पड़ता है। वायु का मतलब वो जो अग्नि है, इसी तरह से हमें अलग अलग लेना पड़ता है ये पंचतत्व का आधार। अब नेचुरोपैथी में इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत भी होते हैं। इस सिद्धांत के ऊपर ये नेचुरोपैथी के उपचार देने को आते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य यानी कि विष द्रव्य, और मोस्ट ये वर्ड ज़्यादा है कि टॉक्सिन्स बोलने को, मतलब टॉक्सिन्स शरीर से निकलना पड़ता है और फिर वो हमारा शरीर एकदम निरोगी बन जाता है। तो ये एक सिद्धांत होता है। आपको मालूम है कि कभी कभी बुखार आता है, जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो बुखार आता है तो वो बुखार की वजह से वो टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं बाहर। और डायरिया में भी हम कहते हैं कि हमें पहले उसको, वो हमारा सब इन्फेक्शन जो डायरिया का होता है उसको निकाल दे दो, फिर कुछ आप डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए तो आपको पानी और जैसे न कुछ फ्रूट जूस की भी जरूरत पड़ती है। तो ये एक सिद्धांत होता है। उसके साथ पंचतत्वों का भी जो इस्तेमाल करने से ये हमारा शरीर पूरी तरह से संतुलित रहता है। नेचुरोपैथी में एक उपचार सिद्धांत होता है। एक उपचार का मतलब है कि रोग कितने भी हो, अनेक प्रकार के रोग हो, ऐसा नहीं होता है। मनुष्य को कभी कभी 2-3 बार के भी रोग होते हैं, लेकिन उपचार तो एक ही होता है। अगर आपको आँखों को तकलीफ है तो पूरी तरह से उसके लिए उपचार उसी तरह से करना पड़ता है। तो ये एक सिद्धांत है। और दूसरा एक है कि मनुष्य प्राणी की एक क्षमता होती है कि रोग को अपने आप ठीक कर देता है। वो है ना, जैसे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ब्रह्मांड में जो है वही पिंड में है। और इसी के ऐसे है कि कौन सी भी बात इम्पॉसिबल नहीं है, अशक्य नहीं है। हम किसी को भी शक्य कर सकते। कौन सा भी रोग हो, तो आज संशोधन भी इतना आगे हो गया है कि हम अच्छी तरह से रोग को निकाल दे सकते हैं। तो ये सिद्धांत है हमारे ये नेचुरोपैथी में।
शरीर अपने आप से भी ठीक हो जाता है। कोई मतलब आपको कुछ ये ज़्यादा कुछ लेने की पड़ता है। और पहले से ही मैंने आपको कहा है कि ये ड्रग लेस थेरेपी है। ड्रग लेस थेरेपी मतलब कुछ भी औषधि की जरूरत पड़ती नहीं है इसमें। जैसे अब हम चलते हैं हमारी जो मेन सब्जेक्ट है कि बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स फॉर थ्रू नेचुरोपैथी। तो अब देखो कि नेचुरोपैथी के द्वारा हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या पालन करना चाहिए, किस तरह से पालन करना चाहिए, तो उसका हम पहले चर्चा करते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण बात ये है, अभी इन 3 पॉइंट के ऊपर मैं ये बात करती हूँ। सबसे पहला है आहार, दूसरी बात है विहार और तीसरी हमारी नींद। तो हम पहले आहार के बारे में बोलते हैं। आहार सभी को मालूम है कि गलत आहार से क्या क्या होता है, किस तरह का आहार लेना चाहिए, सबको मालूम है। तो हमें मतलब अच्छी तरह से आहार लेने से, समझदारी से लेने से ये हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और देखो आज नेचुरोपैथी में वैसे तो वेजिटेरियन खाना का सलाह दी जाती है। सबको मालूम है कि नॉनवेज ऐसा नहीं होता है इसमें। आजकल तो वीगन डाइट भी ज़्यादातर लोग यूज़ करने लगे। वीगन का मतलब है कि जो सब वेजिटेबल्स के ऊपर होता है, मतलब एनिमल के पास से कुछ भी नहीं है, प्राणी के पास से कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे कि गाय का दूध हो, बकरी का दूध हो और उसके भी बाय प्रोडक्ट्स हो, वो वीगन में नहीं खाते हैं। और नॉनवेज तो नहीं ही होता है। तो वीगन भी एक अच्छा डाइट ट्रेंड है, इससे भी हमारा स्वास्थ्य अच्छी तरह से रहता है। अब हम आहार के बारे में पहले ये कहते हैं कि हमें जिस प्रदेश में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ जो खेत में से आता है वही खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। क्योंकि प्रदेश के अनुसार वो जो ठंड गर्मी होती है उसी के हिसाब से खाना अच्छा होता है। हमारे यहाँ गर्मी अच्छी होती है, तो अगर हम ज़्यादा ऐसे गरम मसाले वाले व्यंजनों खाएंगे तो तकलीफ हो जाती है। इसलिए पहले यही सोचना चाहिए कि हमारे पास जो भी खेत में से मिलता है, जो जिस मिट्टी में से वो जो पौधे है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स मिलते हैं, वही हमें यूज करना चाहिए। और देखो सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम कच्चे कुछ फ्रूट्स खाएंगे, मतलब वेजिटेबल्स, तो हमको विटामिन्स मिनरल्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। और विटामिन्स मिनरल्स की आपको बहुत ज़रूर पड़ती है, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन होता है तो उसके हिसाब से वो अच्छा हो जाता है। और फाइबर्स भी होना जितना महत्व है, क्योंकि फाइबर से कॉन्स्टिपेशन निकल जाता है और कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, वेट भी कम हो जाता है। और कैंसर हो के आर्थराइटिस जैसे जॉइंट पेन्स हो तो वो भी फाइबर से कम हो जाते हैं, निकल भी जाते हैं। इसी तरह से वो फाइबर्स का होना जरूरी है। इसलिए मैं आपको ये कहती हूँ कि जो भी फ्रूट्स है वो छिलके के साथ खाना वो अच्छा है, क्योंकि छिलके के साथ अगर आप खाएंगे तो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में आपको विटामिन्स भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे। और फ्रूट्स तो मोस्टली अल्कलाइन होते हैं और भरपूर मात्रा में उसमें पानी की क्वांटिटी भी होती है, वो जो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। आपको मालूम है कि कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है तो फ्रूट्स देना, मतलब ऑरेंज जूस है, स्वीट लेमन का जूस है, वो देने में आता है, नारियल का पानी भी देने में आता है। तो वो फ्रूट्स का खाना भी अच्छा है। और फ्रूट्स हमेशा सुबह और शाम खाना चाहिए। फ्रूट्स को छिलके के साथ खाना बेहतर होता है। और
दूसरी बात है कि भोजन के तुरंत बाद बिल्कुल मत खाना फ्रूट्स को। वो उसका डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता है। जब भी हम हमारा भोजन लेते हैं तभी चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मुंह में वो जो सलाइवा होता है, वो सलाइवा में टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है। टाइलिन से क्या होता है कि वो डाइजेशन को अच्छी तरह से ले जाता है। कौन सा भी मतलब पूरी तरह से उसको वो सलाइवा मिल जाता है वो जो खाने के पदार्थ में, तो वो डाइजेशन अच्छी तरह से हमें डाइजेस्ट कर देता है और हमें तकलीफ नहीं होती है। कौन सी भी पेट में दर्द होता है क्या, कॉन्स्टिपेशन होता है क्या, ऐसी तकलीफ नहीं होती है। और भी आहार के बारे में और भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आजकल वो जो जंक फूड्स खाने को आता है, चलो जल्दी तैयार हो जाता है, मिलता है, लेकिन प्लीज़ आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है वो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर वनस्पति घी, वो उससे सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं, और मैदा होता है। मैदा मतलब गेहूं को पूरी तरह से रिफाइन करके उसका आटा बनाया जाता है। वो हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि ये मैदा से इतनी इंटेस्टाइन्स को तकलीफ हो जाती है, बाद में अल्सर होने लगता है और अल्सर का रूप बाद में कैंसर के रूप में हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है। इसलिए आपको वो ऐसा बेकरी प्रोडक्ट्स का अवॉइड करना चाहिए। शक्कर और नमक भी बेकरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होता है, इसी से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम आती है। तो बेकरी प्रोडक्ट्स को दूर रहना अच्छा है मेरे हिसाब से। जैसे साबुत अनाज है जिसको हम बोलते हैं होल ग्रेन्स, उनको भी आप जो रिफाइन किया हुआ होता है वो मत खाना, क्योंकि देखो ये हमें मालूम है आजकल ब्राउन राइस होता है, रेड राइस होता है। रेड राइस और ब्राउन राइस वो पॉलिश बिना का होता है, इसलिए उसमें विटामिन्स मिनरल्स ज़्यादातर मिलते हैं। और आपको मालूम है कि B12 विटामिन ये बिना पॉलिश के राइस से ज़्यादातर मिल जाता है, इसलिए वो आप यूज़ करना वो ज़्यादा अच्छा है आपके सेहत के लिए। वैसे दूसरे भी अनाज है, रागी जैसे अनाज है, वो भी कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते हैं और उसी से कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ जाता है, वजन भी नहीं बढ़ जाता है। वजन की भी हर एक को वेट की तकलीफ होती है कि मेरा वेट बढ़ जाएगा तो क्या, तो बिल्कुल आप रागी यूज़ कर सकते हैं। रागी का आयरन भी ज़्यादा मिलता है। मतलब जो लड़कियां, जो युवा वर्ग की यंगस्टर लड़कियां हैं, उनके लिए रागी बहुत अच्छी होती है। उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड में जो भी प्रॉब्लम आते हैं तो रागी बहुत अच्छी होती है। उसी तरह से हम एडिबल ऑयल्स जो होते हैं, जो तो वो रिफाइंड ऑयल जो होते हैं तो हमें वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल ऐसे बन जाते हैं जब ये ऑयल के सीड्स लेते हैं तो वो उसके ऊपर केमिकल प्रोसेस करते हैं और केमिकल प्रोसेस से वो केमिकल्स उसमें आ जाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। कभी कभी इससे भी कैंसर आने की शक्यता हो जाती है। इसलिए फिल्टर हो या डबल फिल्टर हो, डबल फिल्टर ऑयल अच्छा है, नहीं तो आप कच्ची धानी से भी ये तेल रसोई के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हमारे वो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसका भी खाना शामिल करना हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। ड्राई फ्रूट्स में जो अखरोट, मुनक्का, खजूर, बादाम, काजू, इस तरह के सब आते हैं, लेकिन अखरोट जैसा है उसमें 3 ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, वो हमारे मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इससे याद शक्ति भी हमारी बढ़ जाती है।
मुनक्का भी एक अच्छा है कि रात को भिगो करके रखो, खजूर भिगो करके रखो और दूसरे दिन सुबह आप ब्रेकफास्ट के समय खा सकते हैं। क्योंकि क्या है कि मुनक्का में काफ़ी मात्रा में आयरन भी होता है और भरपूर मात्रा में उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसी से क्या होता है कि हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छा हो जाता है तो वो पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में ऊर्जा भी आ जाती है। तो वो ड्राई फ्रूट्स खाने का भी आप रख सकते हो सुबह ब्रेकफास्ट के समय में। और दूसरी बात है कि आजकल सीड्स खाने का भी एक ट्रेंड आ गया है। सनफ्लावर सीड्स होते हैं। सनफ्लावर सीड्स में आपको ए बी विटामिन्स प्राप्त होते हैं। हमारी आँखों की रोशनी के लिए ये सनफ्लावर सीड्स काफ़ी अच्छे होते हैं, सेहत भी अच्छी रहती है। और वैसे पम्पकिन सीड्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स भी अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ पम्पकिन्स मिलते हैं, उसके सीड्स भी मिलते हैं, तो हम पम्पकिन सीड्स खाते हैं। वो जो इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम होता है तो आप वो मतलब ये पम्पकिन सीड खाने से दूर हो जाता है। तो और दूसरा फ्लैक्स सीड्स वो महत्वपूर्ण है। आजकल वो मुखवास के रूप में भी उसका यूज करते हैं। तो फ्लैक्स सीड्स को फाइबर्स भी बहुत होते हैं। फ्लैक्स सीड से कॉन्स्टिपेशन निकल जाता है, कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं आती है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, वेट भी कम हो जाता है, जॉइंट पेन्स है, रूमेटिक आर्थराइटिस है वो भी निकल जाता है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं कहती हूँ कि महिलाओं को जब भी मेनोपॉज का समय आता है ना, तभी ये फ्लैक्स सीड्स खाना, क्योंकि फ्लैक्स सीड से वो जो अभी बात की है वो तो हो उसका उपयोग तो होता है, लेकिन हॉट फ्लैशेस की तकलीफ बहुत सारे महिलाओं को होती है। एसी लगाओ तो भी हॉट फ्लैश हो जाते हैं। तो आप ये फ्लैक्स सीड्स 1 टेबल स्पून सुबह और 1 टेबल स्पून आप शाम को खा सकते हैं। तो काफ़ी मात्रा में आपको ये इसमें भी 3 ओमेगा फैटी एसिड्स हैं और आपका हॉट फ्लैशेस की तकलीफ कम हो जाएगी। अभी और कंद के बारे में मैं आपको कहती हूँ कि जो जमीन के नीचे जो आता है, जमीन के नीचे जो आता है वो आपको मालूम है कि बीट रूट होता है, याम होता है, हल्दी होते हैं। आजकल तो सीज़न है हल्दी का। कच्ची हल्दी खाना सेहत के लिए अच्छी है, उससे ब्लड प्यूरिफिकेशन भी अच्छा हो जाता है। जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस के लिए भी ये हल्दी बहुत काम आती है। तो ये कच्ची हल्दी हम सैलड के रूप में खा सकते हैं। मूली है, मूली और मूली के पत्ते ये भी सेहत के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। हार्ट की जो भी बीमारी है, वाल्व की बीमारी अभी युवा वर्ग को भी दिखाई देती है, तो ये मूली के पत्ते और मूली का रस खाना बेहतर होता है। उसी के साथ वो गाजर है, गाजर में काफ़ी मात्रा में ए विटामिन होता है, वो जो हमारी आँखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है। कैटरेक्ट की तकलीफ अगर आप पहले से लेते होगे तो कैटरेक्ट की तकलीफ भी नहीं आएगी, कैंसर भी आपके पास नहीं आएगा और अच्छी तरह से एक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ये सब कंदमूल से भी हम जो बोलते हैं, जमीन के नीचे जो जो आता है वो खाना चाहिए। अब ये सब आहार, मैं आपको एक बात कहती हूँ कि एलोपैथी के महान संशोधक जो हिप्पोक्रेटस थे, उन्होंने तो एलोपैथी की दवाओं की शोध की है, फिर भी उन्होंने कंक्लूजन दिया है, उन्होंने अनुमान दिया है कि हमारा अन्न ही औषध है। तो वही मैं नेचुरोपैथी में यही आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आहार के ऊपर आप जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हाँ, आहार में जैसे कितनी सारी बीमारियां हैं ना, वो मतलब गलत आहार से होती है। आपको मालूम है कि किसी को जॉब बाहर करना पड़ता है, वो तो बाहर का खाना
लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसमें आप अगर ज़्यादातर फ्रूट्स, कच्चे सैलड्स यूज़ करेंगे तो वो तकलीफ आपको कम हो जाएगी। तो वो आहार के ऊपर आप बहुत महत्व रखना। और आहार में दूसरा और एक सबसे महत्वपूर्ण है कि वो जो है पानी। पानी तो हमारे शरीर का बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पानी पीने से आपको आपके जो शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं, जो विष द्रव्य होते हैं, विजातीय द्रव्य होते हैं, वो निकल जाते हैं। कई कई थेरेपी भी ऐसी नेचुरोपैथी में है कि पानी पीने से सब टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, ज़्यादातर पानी पीने से। फिर भी रोजाना हमको 7 से 9 ग्लास पानी पीना चाहिए। और पानी कैसा पीना है, वो घुट घुट करके बैठ के पीना है, क्योंकि वो पानी का डाइजेशन भी महत्वपूर्ण है। पानी पीने के बाद हमें पानी के साथ जो वो जो मैंने कहा कि जैसे अन्न के साथ ये होता है, वैसे वो टाइलिन नाम का जो एंजाइम है वो पानी में भी मिक्स होके वो हमारे डाइजेस्ट करता है वो पानी। ऐसे ही पीने के बाद उसको तुरंत निकालना नहीं है। जो एक शंख प्रक्षालन की एक थेरेपी होती है, उसमें ज़्यादा पानी पीने से वो पानी जैसा ही निकल जाता है। लेकिन ये पानी हमारे डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, हमारे शरीर का मॉइस्चर, स्किन का मॉइस्चर अच्छा रखने के लिए पानी की ज़रूरत आवश्यक होती है। तो घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। ठंड के मौसम में हमें लगता है कि पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा मत मानना, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है पानी, लेकिन उसी समय आप गुनगुना पानी करके पी ले सकते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि ठंड है तो पानी की क्या ज़रूरत, ऐसा नहीं है, वो मत सोचना। टॉक्सिन्स को निकालना हमारा ये काम है, तो पानी की वजह से वो बिल्कुल निकल जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब भी किसी आपके घर में बच्चों को कि आपको कभी भी बुखार आ सकता है, तो आप गुनगुना सा पानी, जो वार्म वाटर है, वो अगर आप पिएंगे ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो सब अंदर का मतलब जो भी टॉक्सिन्स होते हैं ना, गर्मी होती है, वो अपने आप निकल जाएगी ज़्यादा पानी पीने से, और आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आराम भी मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे डायरिया जब भी होता है तभी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने जो अभी कहा कि लंघनम परमम औषधम, तो ज़्यादा पानी जब भी डिहाइड्रेशन हो जाता है डायरिया में, लेकिन डायरिया में अगर आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है तो वो होने दो। एक बार आपका इन्फेक्शन जो अंदर का हो गया होगा वो निकल जाएगा, और बाजू में आप ऑरेंज जूस है जो जैसे आपको डाइजेस्ट हो जाएगा धीरे धीरे, वो ले सकते हैं। नारियल का पानी भी बेहतर है। नारियल का पानी है एक्चुअली इक्वल टू सलाइन होता है, जो हॉस्पिटल में दिया जाता है, वो जो सलाइन ग्लूकोज का पानी वो होता है। तो नारियल का पानी भी आप पी सकते हैं, इससे भी आपको राहत मिलती है। ये जो पानी का मैंने जो कहा है वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब आहार की बात तो हो गई, अब हम चलते हैं दूसरा हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट, विहार। विहार यानी कि जीवन शैली, लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल कैसी होती है, हमारी लाइफस्टाइल किसके ऊपर आधार होती है, और इस विहार के माध्यम से हम ये एक्सरसाइज करना पड़ता है। जो भी हम कसरत करते हैं तो उसी के हिसाब से हमारा जो शरीर का हिस्सा है और मानसिक हिस्सा है, उसके लिए वो बेहद काम आता है। और जो एक्सरसाइज के भी हमें अलग अलग के प्रकार होते हैं, जैसे कि ब्रिस्क वॉक लेना है, स्विमिंग करना है, डांस में कहती हूँ कुचिपुड़ी नृत्य है, भरतनाट्यम नृत्य है, ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। जो मतलब यंग लड़कियां है तो वो ये सीख के एक मतलब एक में दो काम हो जाते हैं, एक हमारे हॉबी भी हो जाती है और दूसरी हमें उसका कसरत भी मिलती है, हमारे शरीर के लिए ये अच्छा होता है। तो ये डांस का भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एरोबिक होता है, स्विमिंग होता है, और योग शास्त्र का मतलब योगासन जो होते हैं वो भी आप कर सकते हैं।
आपको ब्रिस्क वॉक लेना है तो वो आप गार्डन में जाके ले सकते हैं, और वो सूरज की रोशनी में अगर आप ले लेंगे तो आपको विटामिन डी भी मिलेगा। और सूरज की रोशनी से हमारे मस्तिष्क में जो सेरोटोनिन नाम का जो हार्मोन निकलता है वो बढ़ जाता है। वो एक हैप्पी हार्मोन होता है। सेरोटोनिन हार्मोन अगर जब बढ़ जाता है ना तो वो डिप्रेशन भी निकल जाता है। और हमारे जो कोई अच्छा मूड जो कहते हैं, अच्छी ऊर्जा जो कहते हैं, एक स्फूर्ति जो आती है, वो ये सेरोटोनिन नाम के हार्मोन से ज़्यादा आती है। तो आप ये सूरज की रोशनी में डी विटामिन मिलेगा, और डी विटामिन हमारा कैल्शियम भी एब्सॉर्ब करेगा और बोन के लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो आप ये डी विटामिन के लिए और हमारे सेरोटोनिन जो मस्तिष्क के लिए अच्छा है। और आपको दूसरे जो भी योग एरोबिक और योग शास्त्र का जो योगासन मैं जो कहती हूँ, वो अगर आपको व्यायाम करना है तो किसी मार्गदर्शक के साथ लेके करना है। आपको हमेशा एक्सरसाइज रोजाना मतलब डेली करना पड़ता है, क्योंकि नियमित टाइम से एक फिक्स टाइम रखना चाहिए। 1 घंटा तो करना ही चाहिए, आलस मत करना आप, क्योंकि इससे देखो कि ब्लड प्यूरिफिकेशन भी अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, जब भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना जाना लगता है तो तभी ऑक्सीजन हर एक सेल को, हमारे ब्लड सेल को ऑक्सीजन पूरी तरह से मिलता है। और पूरी तरह से जब ये पूरे ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिल जाता है तो वो हमारा सर्कुलेशन ब्लड का और प्यूरिफिकेशन भी अच्छा होता है। और इसी के साथ हमें ऊर्जा भी ज़्यादा मिलती है। ऊर्जा ज़्यादा मिलने से इम्यूनिटी ज़्यादा मिलती है। आजकल सबको मालूम है, इसका बोलबाला है कि इम्यूनिटी बढ़ाना है। इम्यूनिटी तो इम्यूनिटी कैसी बढ़ती है? इम्यूनिटी मीन्स रोग प्रतिकारक शक्ति। तो इसी तरह से ये आप आहार ले लेंगे, ये कसरत करेंगे, जब भी मैंने ये आपको कहा है कि हर एक सेल तक ये ऑक्सीजन मिल जाता है, ऑक्सीजन। और मालूम है ना आपको, कोरोना में आजकल सबने ऑक्सीमीटर घर पे लाया रखा है, देखते हैं कि कैसा है मेरा ऑक्सीजन, 98 है कि नहीं, 99 जाता है ही नहीं, वो देखते हैं ना। तो ये ऑक्सीजन हमारा अच्छा होने के लिए ये कसरत करने की बहुत आवश्यक है। और प्राणायाम से भी आपको अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिल जाता है और इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है। तो आप इसका रोजाना प्रैक्टिस करते रहिए। समय अब पूरा होने लगा है, फिर भी हमारा एक पॉइंट रह गया है कि वो जो विहार की बात तो मैंने की है, तो ये आपकी जीवन शैली को बदल डालो। आपकी उम्र के हिसाब से आप मतलब जो किसी को पूछ के, किसी एक्सपर्ट को पूछ के आप कसरत कर सकते हैं। और अब आ गई सबसे महत्वपूर्ण बात, तीसरा पॉइंट हमारा, नींद सबको प्यारी है नींद। और गहरी नींद किसको नहीं चाहिए? ऐसे बोलते हैं ना कि भाग्यशाली को गहरी नींद मिलती है। क्यों मिलती है? तो वो अच्छा आहार होता है, उनकी सोच अच्छी होती है, अच्छी तरह से कसरत करते हैं और घर का काम करते हैं, तो इनको वो गहरी नींद मिल जाती है। आजकल छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। अगर स्ट्रेस आता है ना तो वो नींद नहीं अच्छी आती है, डिप्रेशन आता है। तो आपको ये गहरी नींद आने के लिए कसरत करने की जरूरत है, प्राणायाम करने की जरूरत है, मेडिटेशन भी अच्छा है, और एक सकारात्मक सोच। और सकारात्मक सोच ऐसी है कि हम हमारे खुद के लिए ही नहीं करना, ये सकारात्मक सोच हमें दूसरों के लिए भी करना है। क्योंकि अगर हम हमारे लिए और दूसरों के लिए साथ में सोच ये करते हैं तो हमारे रिलेशंस अच्छे रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। कहाँ भी आप अगर सोसाइटी में जाते हो, समाज में जाते हो, तो हमारे रिलेशंस अच्छे होते। कोई थोड़ा जो स्ट्रेस आता है तो सकारात्मक सोच करने
शुरू करो तो आपका मतलब दूसरों के साथ अच्छा होता है। आजकल क्या है कि अब देखो, सकारात्मक सोच से गॉसिप करना कम हो जाता है। गॉसिप से क्या होता है कि दूसरों के दिल में दर्द हो जाता है कि ये क्या मेरे लिए सोच रही है। और देखो, हमें फ्रेंड्स के हिसाब से, रिलेटिव के हिसाब से किसी के कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें उनको शेयर करके साथ देना चाहिए। खरे वैसे तो साइकेट्रिक की ज़रूरत है ही नहीं है, हमारे फ्रेंड्स है, हमारे बुजुर्गों है घर में, तो हम मतलब उनके साथ शेयर करके हमारी जो भी मुसीबत है तो वो अच्छी तरह से उनको वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सकारात्मक सोच रखो और प्राणायाम करते रहना, मेडिटेशन, आध्यात्मिक, अगर आपको बात अच्छी लगती है तो आध्यात्मिक पढ़ना भी अच्छा है, इससे भी हमारा ऑरा भी अच्छा हो जाता है। तो आप अच्छी तरह से आध्यात्मिक का भी पढ़ना रख सकते हो। अब मुझे लगता है कि समय हो गया है। किसी को ये नेचुरोपैथी के बारे में किसी को कुछ सवाल है तो मैं आपको अगले सेशन में उसके सॉल्यूशंस दे दूंगी। अगर जो भी सवाल है, क्वेश्चंस है, तो हमारी जो वेबसाइट हो मेनोपॉज मिड एज हेल्थ क्लब की, उसके ऊपर आप दे सकते हैं। मैं उसके सॉल्यूशंस आपको अगली बार जरूर दे दूंगी। और इसी के साथ मैं ये प्रोग्राम समाप्त करना चाहती हूँ और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। नमस्कार।